विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज पुनः आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको सबको पता ही है, हमारी जो 12th और 10th क्लास की जो ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो 3 महीने पूर्व से चल रही हैं और इसी कड़ी में आज हम क्लास 11th के जो साइंस है, बायोलॉजी, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th के अंदर और 10th के अंदर काफ़ी कोर्स हम करवा चुके हैं अलग अलग अध्यापकों के द्वारा। जो भी बालक या बालिकाएं विज्ञान 10th से अपग्रेड होकर 11th में आए हैं और जो विज्ञान के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो विज्ञान के अंदर आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिन्होंने एडमिशन लेंगे भी 11th के अंदर, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे WhatsApp नंबर से जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको नए नए वीडियो आपको अवेलेबल होते रहे। तो इसी कड़ी में आज हम पार्ट पहला आप लेके चलेंगे 11th क्लास का, जो कि है आपका जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। देखो, जीव, ये शब्द बना किससे है? शब्द बना है जीवन से, जीवन से। और नॉर्मली हम सबको पता ही है कि भाई जीव के अंदर क्या है? जीवन पाया जा रहा है ना। जीव के अंदर क्या है? जीवन है, वो एक जीवात्मा है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं? जीव। अब जो जीव होते हैं अनेक स्थानों पर निवास करते हैं, अनेक स्थानों पर क्या करते हैं? निवास। ऐसा तो है नहीं कि भाई सच जितने भी जीव हैं, है ना, सारे के सारे एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं। कुछ जल में निवास करते हैं, कुछ पहाड़ों पर, कुछ पेड़ों पर, है ना, कुछ जंगलों के अंदर, कुछ नदियों में, कुछ रेगिस्तानों में। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि पर अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं और उनका जो निवास स्थान है वो अलग अलग है। वो क्या है? अलग अलग है। कोई पहाड़ों पर, कोई पेड़ों पर, कोई जंगलों में, कोई नदियों में, कोई झरनों में, है ना। और कोई कोई तो दूसरे जीवों के अंदर तक भी अपना जीवन यापन करते हैं। यही जीवन है ना। जीवन क्या है? जीवन हमारा विविधता लिए हुए है, जीवन के बहुत से रंग है ना। तो इसी प्रकार यहां पर भी देखो, हम अलग अलग हमें रंग दिखाई दे रहे हैं। जो जिस जीव की, एक जल के अंदर रहने वाले जीव की जो विशेषताएं होंगी, ठीक है, वो रेगिस्तान में रहने वाले जीव के बिल्कुल विपरीत होगी, या बहुत उनमें क्या होगी? विभिन्नताएं होंगी। अब एक जल के अंदर रह रहा है जीव है, वो भी क्या है? एक जीव है, जलीय जीव कहला रहा है ना। उसके अंदर भी जीवन है, जीवित अवस्था के अंदर है, सजीव है। और रेगिस्तान के अंदर रहने वाले जीव के अंदर भी क्या है? जीवन है। लेकिन उनके अंदर, जो रेगिस्तान के अंदर जो जीव है, रह रहा है, उसकी विशेषताएं और इस जलीय जीव की विशेषताओं में क्या है? बहुत कुछ असमानताएं, बहुत कुछ असमानताएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सजीव तो जो जीव हैं उनमें जीवन है, वो सजीव हैं, लेकिन उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी, सब में एक जैसी नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि जितने भी इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में सजीव हैं, उन सब की विशेषताएं समान नहीं होती। किसी में कुछ होती है, किसी में विशेषताएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि भाई सजीव क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी विशेषताएं होंगी हमारे सामने जिनको हम
आइडेंटिफाई करके, पहचान कर हम कह सकें कि भाई ये जो वस्तु है, पदार्थ है, वो क्या है, जीवित है, वो क्या है, सजीव है ना। तो सजीवों में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो विशेषताएं होंगी, है ना, वो अपने आप में ही क्या होंगी, बहुत ही यूनिक होंगी, बहुत ही अलग होंगी। यानी जो विशेषताएं हैं वो क्या होंगी, एक प्रकार से विशिष्ट होंगी। विशेषताएं भी क्या होंगी, विशिष्ट होंगी, यूनिक होंगी। बहुत सी विशेषताएं पाई जाएंगी जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई सजीव आखिर होते क्या हैं। उनके अंदर जो सजीव को हम सजीव कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि सजीवों की विशेषताएं, यानी हम सजीव को सजीव क्यों कह रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई सजीवों के अंदर ये विशेषताएं पाई जा रही हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए हम इन्हें सजीव कह रहे हैं। जबकि किसी दूसरे पदार्थ के अंदर ये विशेषताएं नहीं हो रही, इसलिए हम उसे सजीव नहीं कह सकते। यानी आप किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ठीक है ये सजीव है, आप इसको सजीव कह रहे हो, तो इसके पीछे, हर चीज के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई तर्क होगा, तर्क से हमें उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। तो यदि हमें किसी ने पूछा है कि भाई सजीव को आप सजीव क्यों कह रहे हो, एक पत्थर है उसको आप सजीव क्यों नहीं कह सकते, तो हमें कुछ तर्क देने पड़ेंगे, सजीवों की कुछ विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कि हम जो सजीवों को हम सजीव कह रहे हैं तो इन निम्नलिखित विशेषताओं के कारण बता रहे हैं, जो कि अब हम देखेंगे। पहली विशेषता है, क्या है, वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि सबसे मुख्य लक्षण यही है कि सभी सजीवों में वृद्धि पाई जाती है। सभी सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, यह वृद्धि आंतरिक भी होती है तथा बाह्य भी होती है। आंतरिक यानी जीव के अंदर भी ये वृद्धि हो रही है ना, और बाहर से भी वृद्धि हो रही है। हालांकि हम आंतरिक वृद्धि को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन बाह्य वृद्धि को तो हम क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जीव के अंदर सजीव की पहली विशेषता आ रही है वृद्धि की। तो ये वृद्धि क्या है, शरीर के अंदर भी हो रही है और बाहर से भी हमें वृद्धि प्रतीत, शरीर वृद्ध होता हुआ प्रतीत नजर आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर से भी वृद्धि हो रही है। अंदर की तो हम नहीं देख सकते वृद्धि किस प्रकार हो रही है, लेकिन बाहर से तो हम किसी दूसरे जीव की देख ही सकते हैं। अच्छा, अब ये वृद्धि होती क्यों है, वृद्धि होती क्यों है। तो सजीवों में कोशिकाओं का विभाजन लगातार होता रहता है। अब कोशिकाएं, सेल्स, सबको पता है हमें कि प्रत्येक सजीव का शरीर है, बॉडी है, वो किससे मिलकर, इन सेल्स से मिलकर बनती है शरीर, है ना। तभी तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है ना, इकाई, वो किसे कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है, कोशिकाओं को कहा जाता है। प्रारंभ के अंदर क्या होगा,
आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि स्टार्टिंग के अंदर शरीर में मात्र एक कोशिका होती है और उसके बाद में उनमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिनके द्वारा फिर इन विभाजनों के द्वारा कोशिकाओं की संख्या वो क्या होती है, वो बढ़ती रहती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। तो जो पहली कोशिका होती है वो मात्र कोशिका होती है, इसमें विभाजन होगा तो मान लीजिए इनसे दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। अब इन पुत्री कोशिकाओं में फिर विभाजन होगा, तो अब जब पुत्री कोशिकाओं में विभाजन होगा तो अब पुत्री कोशिकाएं क्या हो गई, मदर सेल हो गई, मात्र कोशिकाएं हो जाएंगी। फिर दो कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब वापस पुनः उन दोनों कोशिकाओं में अलग अलग विभाजन होगा, तो वो दोनों जो डॉटर सेल्स थी, पुत्री कोशिकाएं थी, अब वो किस रूप में आ जाएंगी, वो मात्र कोशिकाओं की श्रेणी में आ जाएंगी। तो इस प्रकार कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता रहता है, कोशिकाएं बनती रहती हैं और उसी अनुरूप में क्या होती है, हमारी वृद्धि भी होती रहती है। तो सजीवों में कोशिकाओं का लगातार क्या होता है, विभाजन होता रहता है और इस विभाजन के फलस्वरूप इस विभाजन के फलस्वरूप शरीर का निर्माण व वृद्धि होती है। ठीक है, इसी प्रकार जैविक प्रक्रमों द्वारा भी वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम भी चलते रहते हैं, जो हम आंतरिक वृद्धि की हमने बात की थी, आंतरिक वृद्धि भी होती है। तो विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम भी चलते रहते हैं, जिसके कारण भी शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, सजीव की वृद्धि होती है। अब हमने बात कर ली कि भाई सजीवों में वृद्धि होती है, बढ़ रहे हैं वो लगातार, कोशिकाओं का विभाजन भी हो रहा है। तो जो निर्जीव हैं, जिन्हें हम निर्जीव कह रहे हैं, तो क्या निर्जीवों में वृद्धि नहीं हो रही, क्या निर्जीवों में तो वृद्धि हो रही है। आपको वो कैसे हो रही है वृद्धि, बिल्कुल हो सकती है निर्जीव में। अब देखो यहां पर हमने बात की है सजीवों के अंदर कि दो प्रकार की वृद्धि हो रही है, आंतरिक वृद्धि भी हो रही है और बाह्य वृद्धि भी हो रही है। अब बाह्य वृद्धि की हम बात करें, निर्जीव की बात कर रहा हूं मैं, तो मान लीजिए कोई यहां पर एक कोई गोलाश्म रखा हुआ है, चट्टान का कोई टुकड़ा है ना, टूट कर अलग हो गया, यानी अब ये पत्थर के रूप में हो गया, गोलाश्म बन गया, और इसके ऊपर और कोई चट्टानें आकर क्या हो जाएंगी, लगातार अवक्षेपित हो रही है। क्या हो रही है, अवक्षेपित हो रही है, गिर रही है, अवक्षेपित हो रही है। तो अब क्या होगा, आप मुझे बताओ कि जो टुकड़ा पहले जो गोलाश्म छोटा सा था, अब उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कण आ रहे हैं, मिट्टी के या अन्य चट्टानों के कण आकर इस पर अवक्षेपित हो रहे हैं, यानी इसके ऊपर आकर जम रहे हैं, और फिर काफी लंबे समय तक उस पर और अनेक प्रकार की चट्टानों के टुकड़े आकर और उस पर गिर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि, है ना। और ये वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि है, बाह्य वृद्धि। किस प्रकार की वृद्धि है ये वृद्धि है बाह्य वृद्धि, हो रहा ना। अब इसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि सर ये भी क्या है, ये निर्जीव ना होकर क्या है, ये सजीव, हम कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम उसे सजीव नहीं कहेंगे, सजीव नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक वृद्धि की बात नहीं है, और भी बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो सिर्फ सजीवों में ही पाई जाती है, इन निर्जीवों में नहीं। तो चलो इस पर भी देख लेते हैं हम
कि भाई यहां पर बाह्य वृद्धि हो रही है, सजीवों में भी बाह्य वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या हो रही है, आंतरिक वृद्धि भी तो हो रही है ना। जो लिविंग क्रिएचर है, जीवित प्राणी है, उसके अंदर बाह्य वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ आंतरिक वृद्धि भी होती है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर बाह्य वृद्धि हो सकती है, हो सकता है उसका साइज बड़ा हो रहा है ना। प्राकृतिक घटनाओं के कारण इस गोलाश्म का आकार बढ़ सकता है, ये बड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर से बड़ा हो रहा है क्या, आंतरिक वृद्धि हो रही है क्या, नहीं हो रही है। सिर्फ ये वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि कहलाएगी, ये बाह्य वृद्धि कहलाएगी, आंतरिक वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको सजीव नहीं कह सकते। सजीव हम इसे कब कहते हैं, जब ये बाह्य वृद्धि भी कर रहा होता और आंतरिक वृद्धि भी इसकी हो रही होती, तब हम इसे सजीव कहते हैं। तो वृद्धि का यही तात्पर्य है कि दोनों तरफ से वृद्धि हो, आंतरिक वृद्धि भी हो, है ना, बाह्य वृद्धि भी हो, और कोशिका, अच्छा यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है क्या, शरीर यहाँ पर तो जो आंतरिक वृद्धि हो रही है वो विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रमों से, बाह्य वृद्धि हो रही है तो कोशिकाओं के विभाजन के कारण हो रही है। शरीर बढ़ रहा है, कोशिकाएं विभाजित हो रही लगातार, इसलिए शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर इसकी जो वृद्धि हुई है, इस गोलाश्म की जो वृद्धि हुई है, वो कोशिकाओं के विभाजन से ना होकर अवक्षेपण से हुई है। किससे हुई है, अवक्षेपण से। अवक्षेपण से इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम इसको सजीव नहीं कह सकते, ये क्या रहेगा, निर्जीव ही रहेगा। अब दूसरी जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे प्रजनन। हम कुछ विशेषताओं के आधार पर सजीवों को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं कि भाई हम जो सजीवों को सजीव कह रहे हैं तो इन लक्षणों के कारण हम इनको सजीव कहते हैं। तो पहला हमने देखा वृद्धि, कि भाई कोशिकाओं के विभाजन के कारण शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के कारण भी क्या होती है, शरीर वृद्धि करता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरा आता है प्रजनन। देखिए प्रजनन में क्या है कि सभी सजीव, प्रजनन का पहले मतलब क्या है, सभी सजीव अपने समान, एक बिल्कुल साधारण परिभाषा हम देखें सजीव प्रजनन की, कि सभी सजीव अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक जो सजीव है अपने समान बच्चे पैदा करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। इसे ही प्रजनन, आप जनन भी कह सकते हो, प्रजनन कहते हैं। जब से इस धरती पर, इस सृष्टि पर जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है ना, जब से सृष्टि पर जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी जीव यहां पर रहने लगे, किस प्रकार उनका विकास हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन जब से सृष्टि पर जीव रहने लगे तब से लेकर आज तक लाखों वर्षों का समय हो चुका है। तो लाखों वर्षों के पश्चात, लाखों वर्षों के बाद भी आज भी जीव यहां पर सृष्टि के ऊपर मौजूद हैं। तो वो किस कारण मौजूद है, वो इस प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही मौजूद है ना। पुराने जीव हैं वो समय के साथ साथ क्या होते हैं, नष्ट होते जाते हैं, लेकिन नष्ट होने से पहले वो क्या करेंगे, वो अपने समान बच्चे पैदा कर देंगे। अपने समान एक नई पीढ़ी है उसको उत्पादित कर देते हैं, आप कह सकते हो, जिसके कारण वो पुराने जीव हैं वो तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी संतति को चलाने के लिए, उस पीढ़ी को चलाने के लिए उनके पास में क्या मौजूद रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं, जो कि उसी संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से
जीव हैं वो क्या हो चुके हैं, अब इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त क्यों हो गए? कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण उनकी प्रजनन क्षमता में कुछ कमी आई, या कुछ इस प्रकार का वातावरण हो गया इस धरती का जिसको वो, जो उनके लिए अनुकूल नहीं था, जिसको वो सहन नहीं कर सके, और अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाने के कारण वो क्या हो गए, नष्ट हो। ये भी हम सपोज करें, एक हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई कोई जीव नष्ट हो रहा है और उसकी आने वाली कुछ पीढ़ियां, है ना, कुछ पीढ़ियां वो अपने आप को उस समय के वातावरण के अनुरूप अनुकूलित कर पाती तो हो सकता है उनकी जातियां हैं वो अभी भी मौजूद रहती, लेकिन ऐसा वो करना सकी, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो गई। तो प्रजनन के द्वारा ही जो सजीव जगत है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए रखता है, क्योंकि समय के साथ में पुराने जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नए जीव हैं वो बचे रहते हैं इस प्रजनन के दौरान। अब आगे देखते हैं, अब ये जो प्रजनन की क्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग, क्योंकि हमने पहले बात की है कि जो सजीव तो होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रजातियां हैं वो लाखों में। सजीव को एक प्रकार का है नहीं, अनेक प्रकार के सजीव हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मध्यम आकार के हैं, कोई एक कोशिकीय हैं, कोई बहुकोशिकीय हैं, है ना। कुछ की विशेषताएं दूसरे सजीवों से बिल्कुल विपरीत हैं। तो स्थिति है जो सभी सजीवों में प्रजनन की जो क्रिया समान नहीं होती, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि भाई सभी के सभी जो सजीव हैं, जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, सबके अंदर क्या हो जाए, एक ही प्रकार का जनन हो, एक ही प्रकार का प्रजनन हो। तो प्रकृति ने भी कुछ ऐसे इस प्रकार से धरती को मॉडिफाई किया है कि भाई यहां पर सभी प्रकार के सजीवों का काम चल सके। इसलिए उसने क्या किया कि प्रजनन की अलग अलग क्या बना दी, विधियां बना दी। तो सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया क्या नहीं होती, एक समान नहीं होती। अतः प्रजनन में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है। कुछ जीवों में कुछ प्रकार का प्रजनन होगा, कुछ जीवों में कुछ प्रकार का प्रजनन होगा। अच्छा, अब विविधता क्या है कि जो प्रजनन है, प्रजनन मुख्य रूप से सजीवों में 3 प्रकार से संपन्न होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संपन्न होता है। कौन कौन से प्रकार हो गए भाई? एक प्रकार हो गया आपके लैंगिक जनन से। कुछ सजीवों में जो जनन की क्रिया है, प्रजनन की क्रिया है, वो किससे संपन्न होगी? लैंगिक प्रकार से। एक प्रकार का जो प्रजनन है उसका प्रकार है अलैंगिक जनन, और एक प्रकार है आपका कायिक जनन। लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। अब देखो सब इनकी भी तीनों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। अभी हमने बात की कि प्रजनन में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार जीवों के अंदर विविधता होती है, उसी प्रकार उनके प्रजनन में भी क्या है, विविधता है, विभिन्नता है। सब सजीवों में एक ही प्रकार का प्रजनन संभव नहीं है, इसलिए प्रजनन की भी अलग अलग विधियां हैं। 3 विधियां हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। अब लैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में क्या होता है और कायिक में क्या होता है, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। लैंगिक में क्या है, नर
और मादा का संयोग होगा, मिलन होगा इसके अंदर। नर का और मादा का आपस में जब संयोग होगा, सहवास होगा, तो फिर लैंगिक जनन क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। अलैंगिक जनन नर और मादा का संयोग नहीं होता, नर और मादा का संयोग नहीं होता, ठीक है। इनके नर और मादा के जो अंडाणु शुक्राणु है उनका मिलन तो होगा ही होगा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही जीव में नर भी हो और वो मादा भी हो, द्विलिंगी हो, जिसे हम द्विलिंगी कहते हैं, तो उसमें अलैंगिक प्रकार का जनन होगा। कायिक जनन में क्या होगा, कायिक जनन बना है काया से, यानी किसी के जीव के शरीर से ही नया जीव उत्पन्न होना। यानी हमने कोई, जैसे मान लीजिए हम करते ही हैं, बहुत से कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम है, बोगनविलिया है, इनकी हमने टहनी काटी या पत्ती को काट कर हम लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है, उसी के समान नया पौधा विकसित हो गया। तो हम इस जननित कहेंगे ना, जनन का मतलब की परिभाषा में हमने ये लिखा है कि अपने समान। तो ब्रायोफिलम की पत्ती को तोड़ के हमने लगाया तो पौधा किसका बनेगा, ब्रायोफिलम का ही बनेगा। तो वो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जनन। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट का हमने, पौधे का हमने एक पार्ट लिया है, एक भाग लिया है उसके बॉडी का, है ना, उसके शरीर का, उसकी काया का, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, कायिक जनन कहते हैं। तो हमने देखा कि भाई सजीवों के अंदर जो जनन तो होता है सब में अलग अलग प्रकार का होता है। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं कि लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। तो कायिक जनन तो अधिकांश किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है कायिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होता है, बहुकोशिकीय। और अलैंगिक जनन किसमें होता है, यह मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों के अंदर ये अलैंगिक जनन है वो क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। अब आगे की हम विशेषता देखेंगे, दो हो गई, और तीसरी विशेषता, तो आप बता सकते हो कि इस प्रकार की जो प्रजनन की विशेषता है, वो हमने गोलार्ध की बात की थी, उस पत्थर की बात की थी, तो क्या ये सब इसके अंदर संभव हो सकता है क्या, दो पत्थर आपस में जनन कर सकते हैं क्या, दो गिलास आपस में सहयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। अब तीसरी आती है आपके, प्रजनन हो गया, तीसरा आता है उपापचय। हमने पहले वाले वृद्धि के अंदर हमने एक बात बाद में मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के कारण भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिकाओं का विभाजन होता है, उससे भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ शरीर में, चलो मैं यही ऐड कर देता हूं इसको, शरीर में विभिन्न प्रकार की होने वाली उपापचयी क्रियाओं से भी क्या होती है, वृद्धि संपन्न होती है। अच्छा, अभी हमें समझ में आया नहीं कि सर ये उपापचय है क्या। अभी हम देखेंगे, ये तो मैंने उसमें वृद्धि वाले में एक नई चीज ऐड करके बताई है कि भाई शरीर में विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यदि हम उपापचय की बात करें तो ये जो उपापचय की जो क्रिया है, उपापचय, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसको, उपापचय की जो क्रिया है उसको दो भागों में, एक होती है आपके उपचय, एक होती है अपचय। उपचय और अपचय, उपचय यानी एनाबॉलिक, अपचय यानी मेटाबॉलिक,
ठीक है। तो अब दोनों इसके जो प्रकार हैं, जो उपापचयी है, ये क्रिया किसे कहेंगे कि जब उपचय और उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं के संयोग को या इन दोनों के संयोग को क्या कहते हैं? उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे उपापचय क्रिया की, तीसरे नंबर की उपापचय। और हमने उपापचय में ये देखा था कि उपापचय में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के कारण भी शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यदि हम उपापचय की बात करें, उपापचय, तो उपापचय की क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके उपचय और एक होती है आपके अपचय, एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक। इन दोनों के संयोग को है ना, इन दोनों के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। तो अब इनकी विशेषता क्या होगी? अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लेकर चलते हैं, उपचय। उपचय, तो यह क्रिया निर्माणात्मक होती है, यानी इसमें किसी न किसी उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। ये क्या है? निर्माणात्मक प्रक्रिया है। कौन सी? उपचय, एनाबॉलिक। अर्थात उपचय में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है? यहां पर निर्माण ही हो रहा है ना? किसका? स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में किसका निर्माण हो रहा है? भोज्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? एनाबॉलिक, उपचय, जिसके अंदर किन्हीं पदार्थों का निर्माण हो रहा है ना? किन्हीं पदार्थों का निर्माण हो रहा है, नए उत्पाद बन रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? उपचय कहलाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों के लिए क्या बनता है? क्या बनते हैं? भोज्य पदार्थ बनते हैं, भोजन का निर्माण होता है। इसलिए ये क्या है? एक निर्माणात्मक प्रक्रिया होती है। दूसरी है आपके अपचय। अपचय, ये तो क्या थी? उपचय तो क्या थी? निर्माणात्मक। और यह क्रिया विघटनकारी होती है। ये क्रिया कैसे होती है? विघटनकारी होती है, यानी इसके अंदर उत्पाद टूटते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की जो क्रिया होगी वो क्या होगी? अपचय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। गैसों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं को, दोनों कौन सी क्रियाएं? उपचय और अपचय। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से, एक साथ सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारे यहां पर क्लियर हो गया कि सजीवों के अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं, और ये उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? वृद्धि में भी सहायक
अब देखो यहाँ पर हो रहा है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन का निर्माण होगा, भोजन का निर्माण होगा, जीव को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, और उस ऊर्जा के द्वारा फिर वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर देखो हमने बात की थी कि उपापचय क्रियाओं के कारण भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो ये उपापचय क्रिया की जो उपचय प्रक्रिया है ना, जो निर्माणात्मक होती है, उसके द्वारा पादप की जो भी सजीव है उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आगे आता है आपके गति। गति गति में क्या है, सीधी सी बात है कि सजीवों में गति पाई जाती है, अर्थात सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, जा सकते हैं। सजीव क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। यहां पर एक सजीव है, इसको इस पॉइंट पर जाना है, तो वो यहां पर जा सकता है। किसके द्वारा, गति के द्वारा। किसके द्वारा, गति के द्वारा सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गति कर रहा है, वो मूवमेंट है उसके अंदर। तो भाई पौधे, एक पौधा यहां पर है और हमें इस पौधे को इस पॉइंट पर लाना है ना, इस पॉइंट पर लाना है। तो आप इस पौधे को कहकर कि भाई आप यहां पर आ जाओ, है ना, यहां पर वैसे भी कुछ दूसरे प्लांट्स लगे हुए हैं, यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां पर छाया की ज्यादा आवश्यकता है, तो आप उस पौधे को कहकर इसको यहां पर लगा सकते हो क्या? या फिर ये अपनी मर्जी से प्लांट वहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये निर्जीव है? नहीं है। फिर भी ये निर्जीव नहीं है, वृद्धि तो फिर भी हो रही है इसमें। कैसे? कि भाई वृद्धि का मतलब ये, सॉरी, गति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता चलना या अपना स्थान बदल लेना, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाना ही गति नहीं है। एक स्थान से चलकर किसी दूसरे स्थान पर बैठ जाना, चले जाना, वो ही गति नहीं कहलाएगी। तो गति क्या होगी? आंतरिक गति भी होगी। अब ये जो पौधा है, प्लांट है, तो ये किधर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा? सूर्य के प्रकाश की ओर। उधर की ओर अपनी टहनियां ज्यादा झुकाएगा, उधर की ओर टहनियां ज्यादा झुकाएगा। इसी प्रकार पौधा जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल छोटा सा होता है, बीज के रूप में होता है ना, बीज के रूप में होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। इस प्रकार एक क्या है, बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार से वृद्धि भी है और ये क्या है, गति भी है। पौधे का, टहनी का झुक जाना सूर्य के प्रकाश की तरफ, है ना, सूर्य का प्रकाश जिधर से पौधे को अधिक मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधा उधर की ओर झुक जाएगा। तो वो भी क्या है, गति का ही उदाहरण है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पौधा तो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, तो ये निर्जीव होना चाहिए। नहीं, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही गति नहीं कहलाता है, बल्कि किसी की तरफ मुड़ जाना, जैसे कि ये प्लांट मुड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, परंतु निर्जीव एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते। किसी ने उठाकर वहां पर रख दिया, वो एक अलग बात है, वो स्वयं तो नहीं गया ना। तो स्वयं
अपने आप उठकर, अपने आप चलकर कोई भी निर्जीव है वो गति नहीं कर सकता। और पेड़ों की, मैंने प्लांट्स की आपको बताई थी है कि प्लांट्स हैं वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। तो पौधों का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना भी क्या है, गति का एक उदाहरण है। पौधों का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना, प्रकाश की ओर मुड़ना भी गति का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक वृद्धि, प्रजनन, उपापचय और गति। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए 5वां बिंदु हम लेते हैं पोषण। पोषण सजीवों को अपने जैविक प्रक्रम यानी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव है, कोई एक सजीव है और उसको विभिन्न प्रकार के प्रक्रम करने के लिए, प्रक्रम कौन से, वृद्धि है, गति है, प्रजनन है, जो भी हमने बात की है हमने, इन सबको करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। बिना पोषण के वो कुछ नहीं कर सकता। बिना पोषण के, क्यों, क्योंकि पोषण किससे, पोषण के द्वारा क्या मिल रहा है उसको, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी गेट कर रहा है वो। तो सजीवों को अपने जैविक प्रक्रम करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव पोषण भोजन के द्वारा प्राप्त करता है। किसके द्वारा, भोजन के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। इस पोषण के फलस्वरूप, इस पोषण के फलस्वरूप जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस ऊर्जा के द्वारा ही वो क्या कर सकता है, कोई काम कर सकता है। तो उसमें जो प्रजनन की क्रिया होगी, पोषण और पोषण की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आप गति की जो प्रक्रिया है वो करेगा, उसके लिए भी उसको पोषण की ऊर्जा की आवश्यकता है। वृद्धि के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी वो प्रक्रम कर रहा है कोई जीव, उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, पोषण। पोषण कहां से मिलेगा, भोजन से। भोजन करेगा तभी उसको पोषण प्राप्त होगा। और पोषण प्राप्त कर लिया उसने, भोजन कर लिया, तो उसे क्या प्राप्त हो गई, ऊर्जा। अच्छा, फिर वही एक बात और आ जाती है इसके अंदर के, भाई विभिन्न प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वायरस। तो इन सब में जिस प्रकार हमने देखा कि जीवों के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, तो पोषण की क्रिया भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जीवों में पोषण की विधियां एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती। किसी में जो पोषण की प्रक्रिया है वो अलग प्रकार से होगी, किसी में कुछ प्रकार की होगी। तो पोषण के आधार पर सजीव, पोषण के आधार पर सजीव एक तो होते हैं स्वयपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं
बनाते हैं। तो हमारे मन में विचार आता है भाई हमारा खाना तो हम भी बनाते हैं, तो दूसरा थोड़ी आकर हमारे लिए बना के जाएगा ना, वो बात नहीं हो रही। हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो भोजन हम ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको बना हम नहीं सकते। उसको हम पकाकर खा सकते हैं हम, लेकिन उसको जिस फॉर्म में वो है, नेचुरल फॉर्म में, वो नेचुरल फॉर्म हम अपने हाथ से नहीं बना सकते। तो स्वयंपोषी जो अपना भोजन, लेकिन पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, प्लांट्स, हरे पौधे, वो क्या करेंगे? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। सिर्फ ये जीव क्या कहलाते हैं? हरे प्लांट से स्वयंपोषी क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। डायरेक्ट जो सोलर एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश है, उसको कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा उसको अपने रासायनिक ऊर्जा के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में वो क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपना भोजन वो डायरेक्ट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य और उसका प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को सीधे ही सबसे पहले कौन ग्रहण कर रहा है? ये पौधे कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। और बाकी जो जीव जगत है वह अपने भोजन के लिए इन्हीं पौधों पर, इन्हीं स्वयंपोषियों पर क्या करता है? निर्भर रहता है, डिपेंड करता है। तो एक तो हो गया स्वयंपोषी, पोषण के आधार पर बता रहा हूं जीव। एक तो स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक होते हैं परपोषी। परपोषी या आप कह सकते हो विषमपोषी। विषमपोषी तो जो परपोषी होते हैं, नाम से पता है, पर यानी पराया, पोषी यानी पोषण, दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाला। विषमपोषी का मतलब ये दूसरों के द्वारा पोषण प्राप्त करने वाला। जैसे हम अपना भोजन किससे ग्रहण कर रहे हैं? इन स्वयंपोषियों से ग्रहण कर रहे हैं। एक हिरण इस पौधे को खा रहा है ना, खाकर पोषण प्राप्त कर रहा है, तो वो हिरण भी क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। तो जो भी जीव अपने भोजन के लिए इन पौधों पर, इन स्वयंपोषियों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि अपने भोजन के लिए इन पर स्वयंपोषियों पर निर्भर रहते हैं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे सजीव हैं वो परपोषी या विषमपोषी कहलाएंगे। तो आज हमने आपके 5 बिंदु, वृद्धि, है ना, जनन, पोषण, गति और उपापचय, इन पर डिस्कस किया है, इनके बारे में कुछ समझा है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।